Hey, hello everyone. I am Aditya and I welcome you on the platform of an AKA Foundation. Clear? हम एक नया इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं जिसमें कि हम हिस्ट्री को टॉपिक वाइज टारगेट करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री सारे बच्चों को या एस्पायरेंट को काफ़ी बोर लगता है। अगर मेरी बात मानो तो मुझे भी पहले स्टार्टिंग में बहुत बोर लगता था। अब बोर लगने के बहुत सारे रीजंस है, बट उसमें से 2-3 रीजंस ये है, ये तो बहुत सारे उसमें डेट्स होते हैं, ठीक है, वो याद रखो। बहुत सारी पर्सनालिटीज़ होती है, उन्हें याद रखो। साथ ही साथ बहुत सारे इवेंट्स हो जाते हैं, उसको याद रखो। और साथ ही साथ जो एंड में लगता है वो है रिवीजन। और हम जब यूपीएससी अप्रोच करते हैं तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट थोड़ी ना होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो वहाँ रिवीजन कहीं ना कहीं कम हो जाती है। और बेसिकली जो हिस्ट्री है वो स्टैटिक है, बस उसको पढ़ना ही होता है। तो इसी ये दीज आर द रीजंस जिसके वजह से हिस्ट्री काफ़ी बोर होता है। बट ये गलती मैं भी कर रहा था, बट फिर मैं ये चेंज को अडेप्ट किया। और साथ ही साथ आज मैं आपके सामने हूँ, आई एम द मेंटर फॉर यू। मैं आपका मेंटर रहूँगा फॉर हिस्ट्री, ठीक है। अगर मैं हिस्ट्री का रिलेवेंस बताऊँ यूपीएससी में, तो नो डाउट 20 क्वेश्चंस, 15 to 20 क्वेश्चंस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द हिस्ट्री इन द प्रीलिम्स। और अगर मैं मेंस की बात करूँ तो अराउंड 3 to 4 क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेंस में आता है। और इंटरव्यू में तो आपको पता है, जैसा फॉर एग्जांपल यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उनका जो पास्ट है वो कहाँ गड़ा हुआ है, वो वर्ल्ड वॉर 2 में है। तो इंटरव्यू में सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। तो हिस्ट्री को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम ये इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं कि जिसमें हम हिस्ट्री को एज एन पीस वाइज कट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने बहुत बड़ा सा पिज़्ज़ा रख दूँ राउंड वाला, तो आप उसको एकदम से नहीं खा सकते हो। एक तो वो गर्म होता है और साथ ही साथ बहुत ही हेवी टू डाइजेस्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, उसको पीस बाय पीस खाते हैं। क्लियर है? तो उसी तरह से हम हिस्ट्री को टारगेट करेंगे। अब हिस्ट्री के टोटल 4 पार्ट्स है। अगर मैं प्रीलिम्स ओरिएंटेड जाऊँ तो सिर्फ 3 है। कौन सा? एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडाइवल हिस्ट्री है और मॉडर्न हिस्ट्री है। इफ़ अगर मेंस पर्सपेक्टिव से जाएंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडाइवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, और साथ ही साथ एक ऐड हो जाता है, वो होता है वर्ल्ड वॉर, या फिर सॉरी नॉट वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड हिस्ट्री उसमें ऐड हो जाता है। तो ये सारा मिला के पूरा एक हमारा हिस्ट्री बनता है। क्लियर? तो आज हम टारगेट किसको करेंगे? हम मॉडर्न हिस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे। बेसिकली अब आप में से काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो ये डाउट पूछेगी कि सर पिछले 2-3 साल से यूपीएससी ने ट्रेंड चेंज कर लिया है, मॉडर्न हिस्ट्री पर ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है। बट मेरी मानो तो मॉडर्न हिस्ट्री जानना क्यों इम्पॉर्टेंट है, और वो इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आज जो कुछ भी डेवलपमेंट हम इंडिया में देख रहे हैं या हमारे कंट्री में देख रहे हैं, उसके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारा मॉडर्न हिस्ट्री में गड़ा हुआ है, या मॉडर्न हिस्ट्री का रिलेवेंसी उसमें है। इफ़ अगर मैं एग्जांपल से समझाऊँ, ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे इंडिया में 1960 के चलते ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। क्लियर? अब ग्रीन रिवॉल्यूशन क्यों आ रहा है? क्योंकि हमें पता है कि हम ब्रिटिश क्राउन के अंदर में थे, और ब्रिटिश क्राउन में हमारे समय पे, हमारे इंडिया में, हमारे समय पे नहीं, ब्रिटिश क्राउन के समय पे क्या होते थे, बहुत सारे फेमाइंस आते थे। क्या आते थे? फेमाइंस आते थे। और फेमाइंस को टैकल करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या लगती है? वो लगता है फूड। और यही चीज़ ये फिर से हमारे साथ ना हो, इसीलिए वो समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे, आई थिंक पंडित जवाहरलाल नेहरू माइट भी ये समय पे 1960 में प्राइम मिनिस्टर होंगे, माइट भी नहीं, वही थे, ठीक है। और उन्होंने एक रिवॉल्यूशन लाया जिसका नाम है ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिससे कि हम हमारा प्रोडक्शन को इतना स्ट्रेंथन कर ले कि फेमाइन जैसी कंडीशन इंडिया फिर से कभी फेस ना कर पाए। तो आप समझ रहे हो मॉडर्न हिस्ट्री का रेलेवेंस क्या है। क्लियर? तो मॉडर्न हिस्ट्री से बेसिकली 2 साल हुए कि क्वेश्चन ज़्यादा आ नहीं रहे, बट अगर आप मेरी मानो, अगर मैं 2-4 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो मॉडर्न हिस्ट्री से अराउंड 5 to 10 क्वेश्चन तो आते ही थे। तो ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रखते हैं ताकि हम हिस्ट्री को अच्छे से समझ पाए। क्लियर? तो मॉडर्न हिस्ट्री जानने के लिए सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि भैया हाँ ठीक है सर, आपने तो बता दिया हिस्ट्री ये है, इसका इंपॉर्टेंस ये है,
इसका रिलेवेंस भी ये, तो अब इसको टारगेट करेगा। सेम ये क्वेश्चन ये इनको आया है, आप अपने आप को इसमें इमेजिन कर लीजिएगा, ठीक है। और ये रहा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको हिस्ट्री को टारगेट करना है तो आपको 3 कैनन की गरज गिरेगी। कैनन समझते हैं ना सब लोगों को, तो ठीक है, 3 कैनन की आपको नीड रहेगी। अब मैंने कैनन इसीलिए लिया है क्योंकि ब्रिटिश के समय पे कैनन कुछ ज़्यादा ही चल रहे थे। नो डाउट मिडाइवल से हमारे पास आए हैं, बट ब्रिटिशर्स ने उनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कैनन बोला है ना। ऐसी कौन सी 3 कैनन्स है जो हमें लगती है टू टारगेट द मॉडर्न हिस्ट्री? तो वो कैनन है, सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी एनसीईआरटी। इफ़ अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री टारगेट करना है तो एनसीईआरटी में आपको 8th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी एंड 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? उसके बाद आ जाती है हमारी स्टैंडर्ड बुक। स्टैंडर्ड बुक की अगर बात करो तो आपको बिपिन चंद्रा खरीद लेनी है और उसको स्टार्टिंग से पढ़ते जाना है। बट कब पढ़ना है? जब तक आपका एनसीईआरटी का बेस ना बन जाए। एक बार आपका एनसीईआरटी का बेस बन जाए तो आप स्टैंडर्ड बुक पे जंप कर सकते हैं, और उसमें भी स्टैंडर्ड बुक कौन सी? बिपिन चंद्रा। अब मैं बिपिन चंद्रा इसलिए आपको प्रिसाइज कर रहा हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि बिपिन चंद्रा अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका सिर्फ प्रीलिम्स नहीं, बेसिक भी क्लियर हो जाता है और आप डायरेक्ट लिंक कर सकते हो, हाँ ऐसा हुआ था इसीलिए ये ऐसा होगा। क्लियर? और एंड में क्विक रिवीजन के लिए प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपको क्या पढ़ना होगा? स्पेक्ट्रम पढ़ना होगा, जो आपको हेल्प करेगा क्रोनोलॉजी लगाने में, इजीली लिंक करने में, डेट्स को याद करने में स्पेक्ट्रम काफ़ी यूजफुल होता है। इफ़ अगर आप मेरी मानो तो आप एनसीईआरटी अगर प्रॉपरली करते हो, साथ ही साथ बिपिन चंद्रा बुक को आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, तो स्पेक्ट्रम पढ़ने की गरज नहीं है। बट स्टिल स्पेक्ट्रम इज लाइक है ना क्रक्स, जिसमें आपको डेट्स याद करने में इजी होता है, क्रोनोलॉजी लगाने में इजी होता है। इफ अगर आपके पास ये तीनों कैनन पूरी तरह से रेडी है तो यू कैन इजीली डिस्ट्रॉय व्हाट? मॉडर्न हिस्ट्री। क्लियर? फिर से हम क्या कर रहे हैं आज? हम सिर्फ हिस्ट्री को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हिस्ट्री में भी हमने हिस्ट्री का रिलेवेंस देखा, उसके बाद हिस्ट्री के हमने पार्ट्स भी देखे, और उस पार्ट्स में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है या फेवरेट जोन है यूपीएससी का, वो है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। एंड फिर मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए, नॉट डिस्ट्रॉय लिटरली कोई मीनिंग नहीं होता है, बट उसको अगर पूरी तरह से कैप्चर करना हो तो आपको 3 बारूद की गरज है, ठीक है, 3 कैनन की गरज है। उसमें से सबसे पहले आती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में भी कौन सी? 8th स्टैंडर्ड की एंड 12th स्टैंडर्ड की। क्लियर? उसके बाद आती है स्टैंडर्ड बुक। अगर आप मेरी मानो तो स्टैंडर्ड बुक में आपको किसको प्रेफर करना चाहिए? बिपिन चंद्रा जी, ठीक है। बिपिन चंद्रा की किताब को आप कर सकते हो, उससे आपका बेस भी क्लियर हो जाएगा और वो ईजी है। और वो उन्होंने एक खास बात ये है बिपिन चंद्रा की कि उन्होंने स्टोरी फॉर्मेट में लिखा है, तो वो पढ़ते समय ऐसा लगता है कि नॉवेल पढ़ रहे हो, ठीक है। एंड नॉट द लिस्ट, हमारे पास है स्पेक्ट्रम, जो आपको डेट्स याद करने में इजी जाती है। क्लियर? और अगर आपके पास ये तीनों कैनन रेडी है तो यू विल इजीली डिस्ट्रॉय व्हाट? मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हाउ क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। व्हाट इज द मॉडर्न हिस्ट्री, हाउ टू रीड द मॉडर्न हिस्ट्री एंड हाउ टू रिमेंबर द डेट। अब ये सारे क्वेश्चन को मैं धीरे धीरे असर्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये रहे आप और ये रहा मैं, ठीक है। नाउ ही इज जस्ट टॉन्टिंग अस। अब ब्रिटिशर है, ये मैं नहीं हूँ, अभी मैं नहीं हूँ, ठीक है। ये ब्रिटिशर है, ये बोल रहे हैं हाँ आई विल टेल यू द स्टोरी कि इंडिया गुलाम कैसे बना था। क्लियर? जो का पार्ट है प्लीज़ कोई इसको लिटरली ना ले। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ मॉडर्न हिस्ट्री अगर आपको समझना है तो आपको ये पिरामिड हमेशा याद रहनी चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री ये 3 डेट की अराउंड ही घूमती है, रिवॉल्व होती रहती है। सबसे पहले 1707। 1707 का मतलब होता है एक महान मुगल शासन, जो एक महान तो बोल सकते हैं। अब देखिए कोई भी पर्सनालिटी को हम रिलीजन के तौर से हम उसको क्या नहीं कर सकते, उसको एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक है। हिस्ट्री पढ़ते समय आप रिलीजन, आपके घर में पढ़ाए हुए कंसेप्ट,
ठीक है, आपका परसेप्शन सब दूर रखिएगा, उसको फ्लश आउट कर लीजिएगा। हिस्ट्री को एज एन हिस्ट्री लीजिए। पर्सनैलिटी कोई भी गलत नहीं होती है, हाँ उसके लिए गए हुए स्टेप्स ये गलत हो सकते हैं या सही हो सकते हैं, बट एज एन पर्सनैलिटी कोई गलत नहीं होता है, ठीक है। तो 1707 में एक महान मुगल शासन का क्या हो जाता है, शासक होता है, फॉर एग्जाम्पल क्या, औरंगजेब की डेथ हो जाती है 1707 से, और यहाँ से मुगल काल का क्या हो जाता है, डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मुगल एरा का डाउनफॉल स्टार्ट होता है। एंड देन 1707 से 1857, सेकेंड डेट कौन सी है, 1857, ये जो है कितने साल हुए, ये अराउंड 150 ईयर्स पकड़ लीजिए। मेरा मैथ्स बड़ा वीक है तो प्लीज़ संभाल लीजिएगा मेरे मैथ्स को, ठीक है। तो 1707 से लेके 1857 तक हम इंडिया गुलाम बना, और हम गुलाम बने ये हमें पता भी नहीं चला, कैसे क्यों ये हम आगे अपकमिंग वीडियोस लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहली डेट हमें कौन सी याद रखनी है, 1707, क्लियर है। उसके बाद 1857 क्यों, क्योंकि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अकॉर्डिंग टू सावरकर जी, वो बोलते हैं कि ये जो रिवॉल्ट हुआ है 1857 का, ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ठीक है। 1857, इतने साल तक हम गुलाम बने, ठीक है, 150 साल हमें लगे गुलाम बनने के लिए। फिर हमें गुलाम बनने के बाद हमें याद आया, अरे हम तो राजा थे, बट तब तक समय निकल चुका था, क्लियर है। ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह से, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे ऊपर क्या कर दिया था, पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था, क्लियर है। फिर 1857, अब हमें तो समझ गया कि हम गुलाम बन गए, अब इनसे लड़ तो नहीं सकते क्योंकि इनके पास पैसा भी है और टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर हमने धीरे 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 आज़ादी के तरफ हमारी जर्नी स्टार्ट की। माना ये जो स्ट्रगल है, इंडिपेंडेंस का जो स्ट्रगल है वो इजी नहीं है, और कोई भी स्ट्रगल इजी नहीं होता है, ये बात याद रख लीजिएगा, कोई भी स्ट्रगल इजी नहीं होता है। इफ़ अगर आपको स्ट्रगल को ओवरकम करना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप एक्शंस लेने होंगे, और यहाँ से हमारे इंडिपेंडेंस के तरफ की जर्नी स्टार्ट होती है। स्पॉन्टेनियसली नहीं होती है, बट स्मॉल 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 स्टेप्स में हम आगे बढ़ते जाते हैं, और वो दिन आ ही जाता है 1947, जब हम क्या हो जाते हैं, फ्रीडम हमें मिल जाती है, हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, क्लियर। तो फिर से क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज, मॉडर्न हिस्ट्री को समझने के लिए आपको ये पिरामिड याद रखना है, और ये पिरामिड के साथ साथ 3 डेट्स आपको प्रिसाइजली याद रखनी है। सबसे पहले 1707, ठीक है, यहाँ से मुगल जो एम्पायर था उसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ है। 1857 समय चले गया था, बट हम गुलाम बन चुके थे तब तक, एंड आफ्टर 1857 हम जगे, हमें नींद से खुले, हमने खुद को अवेकन किया, और फिर पता चला अरे हम तो हम तो गुलाम बन गए, क्लियर। एंड देन वहाँ से हमारा स्टेप बाय स्टेप जर्नी स्टार्ट होता है टूवर्ड द इंडिपेंडेंस, एंड आखिर में वो दिन आ जाता है 1947, जब इंडिया क्या हो जाता है, आज़ाद हो जाता है, क्लियर। दिस इज व्हाट अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री इज। नाउ मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत जहाँ से मुझे लगता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि 1707, एक जो स्ट्रॉन्ग एबल रूलर था औरंगजेब, उसके डेथ के बाद जो मुग़ल एम्पायर है वो डिक्लाइन होने लग गया, और इसका फ़ायदा किन्होंने उठाया, यूरोपियंस ने उठाया। किन्होंने उठाया, यूरोपियंस ने। अब क्यों आए, क्या है, आगे बताता हूँ मैं। यूरोपियंस ने उठाया, सबसे पहले जो यूरोपियंस इंडिया में आए वो है पोर्तुगीज़, उसके बाद है डच, अभी के हॉलैंड और नीदरलैंड वाले लोग, ठीक है। उसके बाद आए ब्रिटिश, जो आगे जाके हमें पूरे तरह से रूल करते हैं, एंड लास्ट में आए फ्रेंच। याद रखिएगा ये ऑर्डर वैसा ही है जैसा वो आया था, क्विक रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले यूरोपियंस में कौन आए, सबसे पहले आए पोर्तुगीज़, उसके बाद आए डच, उसके बाद आए ब्रिटिशर्स, एंड लास्ट में आए फ्रेंच, क्लियर है। आगे मैं इनका कंट्रीब्यूशन बताऊंगा कि इन्होंने हमें किस तरह से लूटा है और हमें उल्लू बनाया है, क्लियर। आगे जाके बताएंगे, बहुत डिस्कस करना है, एंड मेरी बात मानो तो मॉडर्न हिस्ट्री जैसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, इतना इंटरेस्टिंग है, इतना पॉलिटिक्स है इसमें, क्लियर है। बस पेशेंस रखना होगा, और अपना माइंडसेट को थोड़ा सा, ये वीडियो देखते समय अपने माइंडसेट को थोड़ा सा हमें बाहर रखना होगा, क्लियर है। हमें एक नया परसेप्शन क्रिएट करना है कि हिस्ट्री क्या है, क्लियर। नाउ आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने बता तो दिया कि यूरोपियंस आए, बट आपने ये नहीं बताया कि वो क्यों आए,
क्लियर? तो वो क्यों है याद रखिएगा, याद रखिएगा वो समय पे इंडिया सोने की चिड़िया थी। सोने की चिड़िया मतलब हम एक्सपोर्टर थे, अभी तो हम इंपोर्टर बन गए, और वो इसीलिए बने क्योंकि ब्रिटिशर्स वर देयर, ठीक है, ये स्टोरी मैं बाद में बताऊंगा। बट हम लोग थे एक्सपोर्टर, ठीक है, हमारे सामान ऑल ओवर द वर्ल्ड जाता था। इफ़ अगर मैं आपको डेटा वाइज बताऊँ तो मिडाइवल के समय पे हमारा इंडिया वर्ल्ड जीडीपी में अराउंड 20 to 25% कंट्रीब्यूट करता था। तो आप समझ सकते हो इंडिया की अहमियत क्या है। क्लियर? फिर हमारे इंडिया से यूरोप में भी सामान जाता था, ठीक है, अफ्रीका में भी सामान जाता था, एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड जाता था। इसमें क्या हुआ, ये जो मिडल ईस्ट है, ये जो मिडल ईस्ट है, इस पे रूल करते हैं कौन? ओटोमन एम्पायर। क्लियर? ओटोमन एम्पायर रूल करते हैं। तो आप देखिए अब इनके रूल करने का इम्पैक्ट देखिए क्या है। इसीलिए यूरोपियंस को गरज गिरी सी रूट फाइंड करने का। क्यों? वो जान लेते हैं। अब इंडिया से सामान तो जा रहा है, बट बीच में कौन आ गए? ये ओटोमन एम्पायर वाले आ गए, ठीक है। अब ओटोमन एम्पायर क्या करते थे, हमसे लेते थे 100 रुपये में चीज़ें। कितने रुपए में लेते थे? 100 रुपये में चीज़ लेते थे। अब उनकी जो लोकेशन है वो इतनी स्ट्रैटेजिक है, तो इसका फ़ायदा उन्होंने कैसे उठाया? 100 रुपये की चीज़ यूरोप में उन्होंने कितने रुपए में बेची? 1000 रुपये में। कितने रुपए में बेची? 1000 रुपये में। मतलब 900 का, मतलब 900 रुपये का प्रॉफिट किसको होता था? मिडल ईस्ट वालों को। क्यों? क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन, उनकी लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। और ये वाला जो रोडवे था, इस पे पूरी तरह से कब्जा किसका था? ओटोमन एम्पायर का। समझ रहे हो? अब जहाँ नीड है, जहाँ नेसेसिटी है, वहाँ कुछ ना कुछ तो इन्वेंट होगा। क्लियर है? तो फिर यूरोप को लगा यार हम इतनी मेहनत से कर रहे हैं, ठीक है, हम ट्रेड भी कर रहे हैं, ठीक है, इसमें फ़ायदा पूरी तरह से कौन उठा के जा रहा है? ओटोमन वाले, ठीक है, ओटोमन एम्पायर लेके जा रहा है। तो वो उन्होंने सोचा क्यों ना हम इसको बाईपास करें, ये जो रूट है, ये जो रोडवे है, क्यों ना हम इसको बाईपास करें और ऐसा कोई एक रूट निकाले जिससे कि हम यहाँ से आना जाना ही बंद कर दें। क्लियर है? देन पोर्तुगीज से कुछ लोग निकले, इसकी भी स्टोरी है, अपकमिंग लेक्चर्स में मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया? सी रूट ढूंढना चालू किया, और इसमें सबसे ज़्यादा सक्सेस मिलती है, वो मिलती है वास्को डी गामा को। किसको मिलती है? वास्को डी गामा को। और उनका बिजनेस इंडिया का इंपॉर्टेंस इतना था कि जब वास्को डी गामा इंडिया में आया, उसने सामान लिया, सामान लेने के बाद वो अपने देश गया, और देश में उसने वो सामान को बेचा, और उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया है पता है आपको? 60 टाइम। कितने टाइम? 60 टाइम। 100 रुपये में अगर आप 60 टाइम कर लो, कितना होगा? एज यूजुअल मेरी मैथ्स बहुत ख़राब है, तो आप ही देख लीजिए और अंदाज़ा लगा लीजिए कि 60 टाइम्स उसको प्रॉफिट हुआ। तो आप समझ रहे हो इंडिया का इंपॉर्टेंस क्या है। और ये इंपॉर्टेंस के चलते हुए पोर्तुगीज़ ने अपना नेविगेशन भेजा अंडर द लीडरशिप ऑफ वास्को डी गामा। इसके पहले भी आ चुके थे, बट वास्को डी गामा वॉज द वन जिनको हमारा इंडिया का सी रूट पता चला, ठीक है। इसकी भी स्टोरी है, कैसे क्या, अभी लेक्चर इंट्रोडक्टरी है, तो ज़्यादा मैं इस पर फोकसली बात नहीं करूँगा, अपकमिंग लेक्चर्स में हम इस पर बात करेंगे। क्लियर है? तो आपको ये वाले स्लाइड से क्या पता चल रहा है कि यूरोपियंस ने सी रूट का सहारा क्यों लिया, क्यों उनको नीड गिरी? ड्यू टू द कंट्रोल ऑफ ओटोमन एम्पायर ओवर द मिडल ईस्ट। क्लियर? दैट इज व्हाट इट इज। आ गए, इसी के चलते पोर्तुगीज आया, फिर एक बार सी रूट आ गया तो फिर पोर्तुगीज आया, पोर्तुगीज के बाद कौन आया? डच आया, डच के बाद कौन आया? ब्रिटिशर्स आया, ब्रिटिशर्स के बाद कौन आया? फ्रेंच वाले आए, ठीक है। याद रखिएगा, क्रोनोलॉजी भूलिएगा मत। चलिए आगे चलते। फिर अब ब्रिटिशर्स आए या फिर ये यूरोपियंस आए, यूरोपियंस ट्रेड कर रहे हैं, फिर उन्होंने देखा यार इंडिया में तो बहुत सारे डिस्प्यूट है। फॉर एग्जांपल यहाँ रिलीजन डिस्प्यूट है, या लैंग्वेज डिस्प्यूट है, क्लियर है, या कास्टिज्म बहुत गंदा है। इससे ये जो इंडियन सोसाइटी है ये क्या है? ये फ्रेगमेंटेड है। स्ट्रॉन्ग तो है, इंडिया स्ट्रॉन्ग तो है, बट क्या है? कमज़ोर है, ठीक है। अब कमज़ोर होने का एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान के चलिए खली है और मैं हूँ, दोनों के पास 1 करोड़ रुपीज़ की बैग है, और मैं अगर आपको बोलूँ कि आप किसको लूटोगे, तो आप किसको लूटोगे? ऑब्वियस है आप मुझे लूटोगे। क्यों लूटोगे? क्योंकि मैं वीक हूँ एज कंपेयर टू हुम? खली।
तो सेम वॉज द सिचुएशन रिगार्डिंग होम इंडिया। क्लियर है नाउ? अब ठीक है, हम वीक है, बट एक बैटल हो जाती है जो मुझे बहुत लगती है कि ये अगर नहीं होती तो यूरोपियंस कभी अपने पैर या फिर कभी उनका माइंडसेट चेंज ही नहीं होता, बीइंग एज एन अ ट्रेडर टू द पॉलिटिकल पावर। वो कभी सोचते ही नहीं। और वो डेट है कौन सी? बैटल ऑफ करनाल। कौन सी है? बैटल ऑफ करनाल, जो कि कब हो रही है? 1739 में। अब ये जो बैटल है इसका इंपॉर्टेंस ये है, बैटल ऑफ करनाल सबसे पहले देख लीजिए किसके किसके बीच में हुई है। वो हुई है नादिर शाह वर्सेस मोहम्मद शाह रंगीला। ही वॉज द एम्परर ऑफ द मुगल। अब ये जो बेचारे नादिर शाह है, ठीक है, ये सेंट्रल एशिया से, नहीं नॉट सेंट्रल एशिया, सो ये जो नादिर शाह है ये यूरोपियन है। ये आया तब तक दबदबा इंडिया में, दबदबा किसका था? मुगल्स का था। ये आया, मुगल्स के जो एम्परर थे दैट इज मोहम्मद शाह रंगीला, उसको क्या करता है? उसको एक बैटल होती है कहाँ? करनाल में। उसको वहाँ वो डिफीट कर लेता है और डिफीट करने के बाद उसको लूट के चले जाता है ना। अब आप बोलोगे सर ये बैटल का क्या है? तो कोई तो जीतेगा, कोई तो लूट के चले जाएगा। बट आप सोचिए, ये जो बैटल में हरा कौन है? सेंट्रल पावर हरा है। सेंट्रल पावर मतलब मुगल्स हरे, मुगल्स हरे, करेक्ट है, मुगल्स हरे। और ये जो लूप होल्स है ये किसको दिख रहे हैं? ये सारे यूरोपियंस को दिख रहे हैं। और एक बार अगर लूप होल्स दिख गए, एक बार अगर आपकी कमज़ोरी, आपकी वीकनेसेस अगर किसी को दिख गए, तो वो आपको कॉन्कर करने की कोशिश करेगा। सो दैट्स वाई बैटल ऑफ करनाल ने ये सारे यूरोपियंस को बता दिया कि अब मुगल्स में दम नहीं है। क्या नहीं है? मुगल्स में दम नहीं है। दे आर नॉट इनफ कैपेबल। और वो लोग अंदर से ही, मुगल्स अंदर से ही डिस्ट्रॉयड हो चुका है। तो क्यों ना चलो, अब हम तो ट्रेडर बन के आए थे, बट अब हम क्या करेंगे? अब हम इनको रूल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की एंड देन दे स्टार्ट एक्सपांडिंग देयर टेरिटरी। ठीक है, आगे जाके पढ़ेंगे कैसे कैसे कौन कौन। ठीक है, और साथ ही साथ जो हमारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स है, बताऊंगा इंडिपेंडेंट स्टेट क्या होते हैं। अब सेंट्रल पावर तो रही नहीं, तो फिर जो छोटे मोटे जो किंगडम्स थे वो खुद को इंडिपेंडेंट घोषित करना चालू कर दिए और वो अपने टेरिटरी पे रूल करना चालू कर दिए। उसके मेन रीजंस क्या है? ऑर्थोडॉक्स ऑफ औरंगजेब, मैं बताऊंगा औरंगजेब की पॉलिसी कितनी गंदी रह चुकी है। ठीक है, मैं औरंगजेब को गलत नहीं बोल रहा हूँ, उसकी पॉलिसीज़ को गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, एंड बीइंग एन अ हिस्ट्री स्टूडेंट, आपको कोई भी पर्सनालिटी को टारगेट एनालिसिस करना चाहिए, टारगेट नहीं करना चाहिए, एनालिसिस करिएगा उसको। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स ऑफ द पॉलिसीज ड्रिवन बाय द औरंगजेब। ठीक है, लैक ऑफ फाइनेंस एंड द फॉरेन इन्वेजन। ठीक है, रोल ऑफ नोबेलिटी, एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश, इफेक्टिव मुगल आर्मी एंड द निगलेक्ट ऑफ द नेवल पावर एंड वीक सक्सेसर। डोंट बी बर्डन आउट, प्लीज़ बर्डन मत लीजिए इसका। ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल है, बस इसको समझाने के लिए हम छोटे छोटे पार्ट्स में हम ये सीरीज चलाएंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सक्सेसर स्टेट है, बंगाल ने अपने आप को खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। क्लियर? हैदराबाद ने अपना रेजिम चालू किया, अवध ने अपना रेजिम चालू किया। ठीक है, इधर अगर रेबेलियस की बात करो, मराठाओं ने अपना किंगडम आगे बढ़ाया। मैसूर, द सिख, द जाट, ये सारे लोग अपने हिसाब से आए। क्लियर है? ये कैसे आए, क्यों आए, हम आगे बढ़ेंगे। बट ये अब जो एक डायग्रामेटिक फॉर्म में अगर मैं आपको समझाऊँ, तो जो एक सेंट्रलाइज्ड कंट्री थी, एक बैनर के अंडर में थी, वो अब पूरे टुकड़ों में फ्रैगमेंटेड हो गए हैं। ठीक है, ये देखिए, ये मराठा एम्पायर है, ये सिंध है, हमारा ये बंगाल है, ये अवध है। अब मुगल्स देखिए कितनों से लोकेशन पे आके क्या हो गए, सेटल्ड हो गए। क्यों हुए, कैसे हुए, ये हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर? देन एज आई सेड, रिवॉल्ट ऑफ 1857, रिवॉल्ट ऑफ 1857 होता है। रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद, बट तब तक बहुत देर हो जाती है। और रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये हमारे लिए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि हाँ, हम माना कि हम जीते नहीं, बट हमने कोशिश की थी। ठीक है, टू रिवॉल्ट। और ये रिवॉल्ट रहा, कैसे रहा, क्यों बैडली क्रश डाउन हुआ, क्यों हमें सक्सेस नहीं मिली, हम ये लेक्चर्स में आगे पढ़ेंगे। क्लियर? 1857। एंड तब ये रिवॉल्ट सक्सेसफुल था या नहीं था, ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है।
बहुत सारे हिस्टोरियंस इस पर डिबेट भी करते हैं, बट मेरा अगर बात मानो या मेरा पर्सपेक्टिव मानो, ठीक है हम हारे तो हारे, बट हमारी आंखें तो खुल गई, हमें समझ में आ गया कि नहीं, ब्रिटिशर्स हमें क्या बना चुके हैं, गुलाम बना चुके हैं। और इफ़ अगर आपको ये गुलामी से फ्री होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूनाइट होना पड़ेगा। और यूनाइट होने के लिए सबसे पहले एक चीज़ चाहिए, वो है माइंडसेट। और माइंडसेट आता है आपका एजुकेशन से। इफ़ अगर आप एजुकेशन लेते हो, इफ़ अगर आप एजुकेटेड होते हो, ठीक है, तो ही आपका माइंड फ्री होता है। क्लियर? इफ़ अगर आपका माइंड फ्री है तो आप कोई भी नई चीज़ को अडेप्ट करने के लिए रेजिस्ट नहीं करोगे, कोई भी अगर चीज़ हो रही है उसको प्रोज एंड कॉन्स में डिवाइड करोगे। क्लियर है कि नहीं है? समझोगे, एनालिसिस करोगे, ये क्यों हो रहा है, वो हो रहा है सिर्फ एजुकेशन के चलते। दैट्स व्हाई ऑलवेज ट्राई टू रीड समथिंग। ठीक है, एजुकेशन लेना ये मस्ट है। दैट्स व्हाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कि कौन से ईयर से कौन से ईयर तक फ्री एजुकेशन देती है गवर्नमेंट। क्लियर? दिस इज व्हाट हैपेंड। उसके बाद हमारी जर्नी चालू हुई ट्रेडर्स टू द रूलर्स। ये ब्रिटिशर्स के हिसाब से है। सबसे पहले वो क्या बन के आए, ट्रेडर। फिर उसके बाद वो क्या बन गए, मर्केंटलिज्म। डोंट वरी, ये बड़े बड़े शब्द दिखते हैं बट सिंपल है इफ़ अगर आप उसको पेशेंसली सुनो तो। एंड लास्ट में है इम्पेरियलिज्म, मतलब क्वीन क्राउन। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो जाता है और हमें कौन रूल करता है, ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, दिस इज व्हाट द जर्नी ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री इज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते फिर जैसे ही एजुकेशन इंडिया में आने लगा, ऐसी बात नहीं है कि एजुकेशन नहीं था इंडिया में, एजुकेशन इंडिया में था, बट जिस हिसाब से अभी वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा था, वर्ल्ड ऑर्डर क्यों चेंज हुआ, सिर्फ एक रीज़न के चलते। और वो रीज़न क्या है, वो रीज़न क्या है, वो रीज़न क्या है, 1750 में वर्ल्ड में क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद हम मैनकाइंड से मशीन्स आ जाती है, फिर प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इफ़ अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो फिर हमें क्या चाहिए, नए नए मार्केट्स चाहिए। एंड देन नए नए मार्केट चाहिए तो लोग क्या बनाना चालू कर लिए, जो स्ट्रॉन्ग थे वो क्या बनाना चालू कर दिए, उन्होंने कॉलोनीज बनाई। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस ये हम आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, 19वीं सेंचुरी आते आते इंडिया में एजुकेशन का स्तर बढ़ा, एजुकेशन पेनिट्रेट जैसे हुआ तो बहुत सारे रिफॉर्मेटिव पर्सनालिटीज़ इंडिया में डेवलप हुई। और दे वर वर्किंग ऑन द क्रैक्स ऑफ एन इंडियन सोसाइटी। ठीक है, वो इंडियन सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग करने के पीछे लगे। कौन कौन, ब्रह्मो समाज, अलीगढ़ मूवमेंट, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज। ठीक है, आगे जाके हम इनकी डिटेल में पढ़ना है, तो आज बस इसका, इन लोगों का, ये महान लोगों का क्या ले लो, ओवरव्यू ले लो। और ये महान क्यों बने हैं, सिर्फ एक चीज़ के वजह से, एंड दैट इज एजुकेशन। क्लियर? चलिए आगे चलते। फिर इंडियन नेशनल स्ट्रगल चालू हुआ। अब तो एजुकेशन आ गया, लोग जागरूक हो गए, अवेयरनेस आ गई। अवेयरनेस आने के बाद हम स्टेप बाय स्टेप स्ट्रगल्स करना चालू कर दिए। आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ, मुस्लिम लीग फॉर्मेशन हुई, फॉरवर्ड ब्लॉक हुआ, हिंदू महासभा आई, कम्युनिस्ट पार्टी आई, लिबरल पार्टी आई, ये सारी पार्टीज आई। एंड देन दे वर आस्किंग फॉर व्हाट, फ्रीडम। क्लियर है ना? एक बात याद रख लीजिएगा, इंडिया को आज़ादी सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों ने नहीं दी है। नेशनलिस्ट जो मूवमेंट जो चली है, फॉर एग्जांपल भगत सिंह, आज़ाद, चंद्रशेखर जी आज़ाद, है ना, इतनी जो महान पर्सनैलिटी है, इनका भी इक्वल शेयर है टू अटेन द फ्रीडम। क्लियर है? इनको भी इग्नोर नहीं करना है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, इंडिया के इंडिपेंडेंस में दो लोगों ने बहुत अच्छे से इन्वॉल्वमेंट रखी है। कौन से, एक पॉलिटिकल पार्टी वालों ने भी, और ये नेशनलिस्ट मूवमेंट जो चल रही है इंडिया में, उन्होंने भी। क्लियर है? तो इन दोनों को कभी बायफॉरगेट ना करे कि नहीं, भगत सिंह जी वॉज है ना, दे वर यूजिंग व्हाट, फायर फॉर द फायर एंड ऑल। हाँ, से डगमगा गए थे। ठीक है, ये आपका पर्सपेक्टिव है, आप देखिए, बट अकॉर्डिंग टू मी, मुझे तो लगता है दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन है फॉर द इंडिपेंडेंस। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ने के बाद ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी अपनाई, डिवाइड एंड रूल, ये आप सबको पता होगा। क्यों, कैसे, इसके एग्जाम्पल है सेपरेट इलेक्टोरेट, रिजर्वेशन, ठीक है। मैं आगे जाके बताऊंगा इसके बारे में अपकमिंग लेक्चर्स में। आज सिर्फ हमें इंट्रोडक्शन करना है, क्लियर है। आप बस जानिए, डायरेक्ट जंप मत करिएगा, पहले आप जानिए कि मॉडर्न हिस्ट्री क्या है, क्लियर। ऐसा हुआ, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बहुत अच्छे से उनकी सक्सेसफुल हुई ब्रिटिशर्स की, और इससे और हम फ्रेगमेंटेड होते गए। हम इंडियंस एज एन उसके शिकार भी होते गए, बट हमारे पास एजुकेशन था, अवेयरनेस थी, अच्छी लीडरशिप थी, और इन सब के चलते हम क्या हुए, हम भटके नहीं, क्लियर। आगे की बात करूं तो फिर ये सारी पर्सनालिटीज़ इवॉल्व होके आई है, महात्मा गांधी जी, बाबा साहब आम्बेडकर, लोकमान्य तिलक, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। और इन लोगों की मेहनत से हमें क्या मिली है, 1947 में हमें क्या मिली है, हमें मिली है आज़ादी। क्या मिली है, आज़ादी, क्लियर। तो दिस इज़ व्हाट टुडेज लेक्चर इज़। दिस वाज एन अ शॉर्ट ओवरव्यू व्हाट द मॉडर्न हिस्ट्री इज़, ठीक है। इफ़ अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।